नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु सरकार लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में एक ऐसा फैसला और ऐसा कानून बनाया गया है जिसके बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, इस कानून का नाम है गुंडा एक्ट। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इस कानून के तहत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केशव बताएंगे। लेकिन ये जैसे ही कानून लागू हुआ है तब से राज्य में जो भी गुंडे या माफिया या बाहुबली हैं उनके अंदर खौफ पैदा हो गया है, वो कांप रहे हैं। ऐसा क्यों है और इस कानून में क्या क्या प्रावधान हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मौजूद हैं। केशव, क्या है ये कानून? सबसे पहले तो आप जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि बंगाल में जिस तरह के सिनेरियो हैं उसके लिए इसी तरीके के कानून की जरूरत है। इसको अगर सीधे तौर पे कहें तो गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है। वैसे तो एंटी सोशल एक्टिविटी बिल भी कहा जा रहा था, हालांकि ये लागू हो गया तो एक कानून का शक्ल ले चुका है। इसके लागू होने के साथ ही समझिए कि बंगाल में अब वैसे अपराधी जो सार्वजनिक सुरक्षा को या राज्य की सुरक्षा को दांव पे लगाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं या संगठित रूप से अपराध करते हैं, उनकी खैर नहीं, उनकी नींद उड़ गई है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं वो बीएनएस की दूसरी धाराएं हैं या दूसरे जो प्रावधान हैं, कानून हैं या जो भी चीजें वहां पे पहले से लागू होती रही हैं उससे इतर है। क्योंकि इस कानून में प्रावधान ऐसे हैं कि मान लीजिए अगर पुलिस को लगता है कि फलाना व्यक्ति राज्य की सुरक्षा को, सार्वजनिक सुरक्षा को चुनौती पैदा कर रहा है, उसको दांव पे लगा रहा है और ये समझिए कि राज्य में लोगों की जो जानो माल के लिए एक तरीके से खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको राज्य से भी निकाला दिया जा सकता है, अपने इलाके या जिले से तो निकाला दिया ही जा सकता है। एक दूसरा ये है कि इस कानून में संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। यानी कि अब राज्य सरकार के पास ये पावर होगी कि अगर उनको लगता है कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत है, इस कानून के तहत जो संपत्ति जब्त करना है, तो बीएनएस की विभिन्न धाराओं का प्रयोग करके उस अमुक शख्स की संपत्ति जब्त की जाएगी। यानी कि सरकार का यह प्रयास है कि जेल और बेल का जो खेल है उसको खत्म कर दिया जाए। मसलन ये होता क्या था कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रह गया था, वो जेल जाते थे, बेल पे बाहर आते थे, फिर से वही क्राइम करते थे। क्योंकि संगठित अपराध में यही होता है कि सत्ता तंत्र का भी उनको संरक्षण मिला रहता था। लेकिन केशव, एक चीज मैं ऐड कर दूं, 1 साल तक को मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। मतलब एक एक करके ये बता रहे हैं कि अगर संपत्ति जब्ती कर ली जाती है तो उसकी फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दी जाएगी। यानी कि जिसकी बदौलत वो कूदता था, जिसकी बदौलत वो अपराध करता था, उसको ही जब्त कर ली जाएगी और उसको नीलाम करके सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग कर लिया जाएगा। यानी कि उसकी संपत्ति जो है उसको समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि उसके मकान पे भी बुलडोजर जब्त किया जा सकता है, जब्त करके और उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ये दूसरा। तीसरा ये है कि इस कानून के तहत पहले क्या होता था कि जो सीआरपीसी आईपीसी की धारा है उसमें 24 घंटे ही पुलिस किसी भी शख्स को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती थी, यानी अपने पास बंद कर सकती थी हिरासत में, और उसके बाद कोर्ट में पेश करना पड़ता था। लेकिन अगर इस कानून के तहत किसी भी अपराधी को जो इसके तहत कार्रवाई के अंतर्गत आएगा उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में 1 साल तक रखने का प्रावधान है। यानी कि एहतियाती तौर पे उसको रखा जाएगा और ये कानूनी तौर पे वैध होगा। लेकिन उसमें सरकार ने प्रावधान किया है कि इसका फैसला वो करेगा, सलाहकार बोर्ड करेगा। मतलब इस कानून के तहत एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा जिसमें कि रिटायर्ड जस्टिस जो इसके अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे जो कि जज बनने के योग्य हों, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो फैसला है वही सलाहकार बोर्ड करेगा, उसके सामने अपील दायर करने का अधिकार होगा। और जहां तक किसी को इलाके से निकालने वाली बात है कि उसको इलाके जिले से बेदखल कर दिया जाए, नहीं कहते जिला निकाला दे दिया, भगौरा घोषित कर दिया जाए या उसको वहां आने से बैन कर दिया जाए 1 साल तक या जब तक उसको मन है, तो उसका फैसला जो है जिला मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के अधिकारी के पास यह अधिकार होगा, उससे नीचे के अधिकारी का अधिकार नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये मेजर जो है प्रावधान हैं जिसके तहत सरकार
बंगाल में जो है संगठित अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार, तमाम चीजों को कार्रवाई करेगी। एक और यहाँ स्पष्टीकरण जरूरी है न्याय कि भ्रष्टाचार भी इसके तहत आएगा। क्योंकि वो भ्रष्टाचार भी एक तरीके से समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करता है कि मान लेते हैं कि कोई करप्शन हुआ है, लोगों की चीजें संपत्ति जो है मतलब खराब हो गई है, करप्शन हुआ है, तो लोग डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं। उससे अगर इंपैक्ट होता है लोगों की जानो माल, तो उस पर भी ये लागू किया जा सकेगा। और आखिरी में ये बताऊं कि इसकी फैसले की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बंगाल का जो ये पॉलिटिकल वायलेंस का एक कल्चर रहा है, जो कि महुआ मोइत्रा भी कहते रही हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस लंबे समय से होता आ रहा है, तो उसी पे कंट्रोल करने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये कानून लाया है। क्योंकि ऐसा पता चलता है कि जो सिंडिकेट राज है, टोलाबाजी का राज है, उसको संरक्षण सत्ता तंत्र से मिलता रहा है और ये लोग में कानून का इकबाल जो है नहीं रह गया था। तो उसी को बुलंद करने के लिए जो है ये कानून लाया गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी तफसील के साथ समझा दिया इस कानून के बारे में। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या केशव ये जो है भारत में ऐसा पहला कानून है, या इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की भी हमेशा से बात होती रही है, तो उत्तर प्रदेश में इसी से मिलता जुलता ऐसा कानून है, या फिर इस तरह के कानून भारत में पहली बार ऐसा लागू? देखिए, ये अपने आप में ऐसा पहला कानून है जहां तक मेरी जानकारी है। क्योंकि राज्य सरकार, ये जो पुलिस है, ये राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आता है। यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें पुलिस आती है, तो उसके तहत जो है कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को दी गई है। तो राज्य सरकारें अपने अपने अनुसार जो है कानून बनाती है। उसी तरीके से जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो है इस तरीके के माफिया तंत्र और गैंगस्टर राज को तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन वाली कार्रवाई की शुरुआत की थी। वो जाकर के दूसरे राज्यों में भी एक तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और उसका इस्तेमाल होने लगा। तो बंगाल अपने आप में इसलिए सीमावर्ती राज्य है, यहाँ पे जिस तरह की घुसपैठ की समस्या है, और जो घुसपैठिए आते हैं उनको क्या होता है कि क्राइम में इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। क्योंकि उनको रोजगार की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो उनको जो है अपनी तरफ करना चंद पैसों के लिए बहुत आसान होता है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए, नकेल कसने के लिए, और देखिए बंगाल में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज्यादा होता है। इतनी पॉलिटिकल वायलेंस पूरे देश में कहीं नहीं होती जिस तरीके से वहां पे मर्डर्स होते हैं पॉलिटिकल लिंकेजेस के चक्कर में, वो किसी राज्य में नहीं होता है। पोस्ट पोल वायलेंस आपको बंगाल में सुनने को मिलेगा, प्री पोल वायलेंस सुनने को मिलेगा, पोलिंग कोर्सिव जो है वो वहां देखने को मिलेगा। टारगेटेड किलिंग होती है किसके आधार पे कि कोई बीजेपी का है तो बीजेपी वाला टीएमसी को मार देगा, टीएमसी वाला बीजेपी को मार देगा, और उसके बाद लेफ्ट वाले को भी समाप्त कर देगा, यानी कि खत्म कर दिया जाता परिवार को। तो ये टारगेटेड किलिंग और वायलेंस जो है पॉलिटिकल जो इनक्लाइनेशन के कारण जो होता है वो बंगाल में सबसे ज्यादा है। इसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने मैंडेट के साथ आई है कि हम बंगाल को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाएंगे, सुधारेंगे, डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री बिल्ड करेंगे। वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वहां पे क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि ये संगठित अपराध कंट्रोल नहीं होगा। ये जो नया कानून है और इस कानून में जो जो प्रावधान है, और जिस तरीके से केशव ने पूरे डिटेलिंग में इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से ये कानून उन गुंडे माफियाओं या फिर एक एंटी सोशल एक्टिविटीज जो हैं उस पर कैसे अंकुश लगाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इस कानून को जिस तरीके से लागू किया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या वाकई में इस कानून की जरूरत पश्चिम बंगाल के अंदर थी? और इसके लागूकरणों के लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।